नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में दगड़ू नाम का ठग रहता था। वह लोगों से अलग अलग तरीके से ठगी किया करता था और लोग उसके झांसे में आ जाते थे। इस तरह से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। उसका अपना तो कोई नहीं था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर वह कई महीनों तक बैठकर घर में खाता और फिर जब पैसे ख़त्म हो जाते तो फिर ठगी के लिए चल पड़ता था। यही उसका काम था, क्योंकि उसके दादा परदादा भी माने हुए ठग थे और वह भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वह भी बहुत बड़ा ठग था। अब धीरे धीरे गांव में सभी लोगों को पता चल गया था कि दगड़ू तो बहुत बड़ा ठग है। अगर इसके हत्थे चढ़ जाए तो यह किसी भी तरह से इंसान को ठग सकता है और उसे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गांव के लोग अब सावधान रहने लगे। वे दगड़ू से सामना बहुत कम करते थे। दगड़ू के रिश्ते के लिए गांव में जब भी कोई आता तो गांव वाले ये उस आदमी को पहले ही दगड़ू के बारे में बता देते थे कि यह तो एक बहुत बड़ा ठग है और क्या तुम अपनी बेटी या बहन की शादी ऐसे आदमी से करना चाहोगे जो ठगी करता है। और लोग उससे जो है दूर भागते हैं। तब वे आदमी कहते कि नहीं, हम ऐसे आदमी से अपनी बहन और बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब धीरे धीरे दगड़ू के लिए उस गांव में कोई रिश्ते वाला भी नहीं आता था, क्योंकि आसपास के गांव वालों को भी पता चल गया था कि दगड़ू जो है एक ठग है और ठगी करना ही इसका काम है। दगड़ू की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। दगड़ू ने सोचा कि अब तो कोई मेरा रिश्ता लेकर इस गांव में आने से रहा, क्योंकि इस गांव वालों ने मेरे बारे में अफवाह फैला रखी है कि मैं बहुत बड़ा ठग हूँ। ये सच भी तो है। फिर वह सोचने लगा कि क्या मेरे मरने के बाद हमारा जो ठगों का पुश्तो पुराना धंधा है वह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे बाद तो परिवार में कोई है ही नहीं जो इस परंपरा को आगे बढ़ाए। दगड़ू ने सोचा कि मैं खुद ही अपने लिए बीवी खोज लाता हूँ। उसे पता चला कहीं से कि पास के दो गांव छोड़कर चांदनीपुर में औरतों का मेला लगता है। वहाँ औरतों को बेचने के लिए लोग आते हैं और उन्हें खरीदने के लिए भी बहुत आते हैं। नई नई नवेली दुल्हन भी वहाँ बिकने आती हैं और खूबसूरत लड़कियाँ भी। कोई उन्हें अपनी दासी बनाकर राजा ले जाता है तो कोई सेठ उन्हें अपनी घर की नौकरानी बनाने के लिए खरीद ले जाता है और कोई कोई तो उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए खरीद ले जाता है। क्यों ना मैं भी वहाँ से एक लड़की खरीद लाऊं और उससे शादी कर लूं। यह सोचकर दगड़ू दूसरे दिन अपने गांव से चांदनपुर के लिए निकल पड़ा। चांदनपुर का रास्ता बहुत लंबा था। एक गांव पार करने के बाद दगड़ू को एक आदमी और एक लड़की मिले। उन्हें देखकर दगड़ू कहने लगा, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उस आदमी ने कहा कि हम पास के ही गांव से आए हैं। ये मेरी बहन है और मैं इसे ननिहाल छोड़ने जा रहा हूँ। दगड़ू ने सोचा कि इन दोनों को ठगा जा सकता है। लड़की दिखने में बड़ी ही खूबसूरत थी। तब दगड़ू ने कहा कि भाई, तुम्हारा ननिहाल कितनी दूर है? तब वह कहने लगा, 2 गांव पार करके है। तब दगड़ू कहने लगा, मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी दूर से मैं चला आ रहा हूँ, थक गया हूँ, भूख भी लगी है। क्या तुम दोनों को थकान नहीं हुई और भूख नहीं लगी? तब वह आदमी कहने लगा, तुम बात तो सही कह रहे हो, हम दोनों को भी भूख लगी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम चलते आ रहे हैं।
तब दगड़ू ने कहा तो कुछ खाने का इंतज़ाम किया जाए। तब वह आदमी कहने लगा तो ठीक है, यहाँ पास में ही एक सराय है, वहाँ पर चलकर ठहरते हैं। दगड़ू और वह आदमी और लड़की उस सराय में चले गए। फिर उस आदमी ने दगड़ू से कहा कि देखो भाई, ये जो मेरी बहन है, इसका ख्याल रखना। मैं अपने लिए और तुम दोनों के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करके आता हूँ, तब तक इसका ख्याल रखना। दगड़ू कहने लगा ठीक है भाई, तुम जाओ। वह आदमी वहाँ से चला गया। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद दगड़ू ने उस लड़की से कहा क्या ये तुम्हारा सगा भाई है? लड़की कहने लगी हाँ, क्या बात है? तब दगड़ू कहने लगा नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तब लड़की कहने लगी तुम्हारा कोई तो मतलब था, मुझे बताओ। तब दगड़ू ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और कहने लगा कि हमारे गांव में भी दो भाई बहन रहते थे, पर वे सौतेले थे। एक दिन उसका भाई अपनी बहन को चांदनपुर, जहां लड़कियां बिकती हैं, वहाँ पर बेचकर आ गया। वहाँ कोठे के दलालों ने उस लड़की को खरीद लिया था और उसे कोठे पर ले गए। भगवान ही जाने उसके बाद उसका क्या हुआ, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था कि क्या ये तुम्हारा सगा भाई है और कहीं तुम्हें भी बहका कर ऐसे ही तो नहीं ले जा रहा है। तब वह लड़की उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी नहीं, ये मेरा सगा भाई नहीं है, मेरा सौतेला भाई है। दगड़ू कहने लगा तो कहीं तुम्हारा ये भाई भी तुम्हें उसी मेले में बेचने तो नहीं जा रहा? अगर इसने तुम्हें बेच दिया और तुम भी ऐसे ही किसी कोठे वालों के दलाल के हाथ लग गई तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। अब वह लड़की सोचने लगी ये बात तो सही कह रहा है, ये है भी मेरा सौतेला भाई और मेरी सौतेली माँ के कहने पर ही ये मुझे ननिहाल छोड़ने के लिए जा रहा है। कहीं इसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? माँ का, सौतेली माँ और इस सौतेले भाई का कोई षड्यंत्र तो नहीं है मुझे भी लड़कियों के मेले में बेचने का? यह बात सोचकर वह घबरा सी गई। वह दगड़ू से कहने लगी नहीं नहीं, मैं किसी लड़कियों के मेले में बिककर कोठे के दलालों के हत्थे चढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैं तो किसी के साथ भी रह लूँगी, लेकिन कोठों के दलालों के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। मुझे चाहे कोई दो सूखी रोटी भी दे, मैं उसमें ही गुजर कर लूँगी, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तब जो दगड़ू था वह समझ गया था कि लड़की उसकी बातों के झांसे में आ गई है। वह उससे कहने लगा अच्छा, क्या तुम गरीबी में भी गुजारा कर लोगी? तब वह लड़की कहने लगी हाँ, कोठे पर बिकने से तो अच्छा है कि गरीबी में गुजारा कर लूँ। तब दगड़ू कहने लगा अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करके अपनी पत्नी बना सकता हूँ। मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पर मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगा। मेरा और परिवार में कोई भी नहीं है। यह बात सुनकर लड़की दगड़ू से कहने लगी मुझे और क्या चाहिए, बस अपना छोटा सा घर हो। दगड़ू कहने लगा हाँ, मेरे पास घर तो है। फिर वे लड़की कहने लगी तो ठीक है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तब दगड़ू ने देखा कि उसका भाई लौटकर आ रहा है। उसने लड़की से कहा कि अभी चुप रहो, रात को जब सोने का समय हो तुम सोना मत, सोने का नाटक करना और आधी रात में मौका देखकर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। इतनी देर में उसका भाई वहाँ पहुँच गया। वह दोनों की बातों से बेखबर था। वह खाना लेकर आया था। तीनों ने खाना खाया और फिर जब सोने लगे तो
लड़की का भाई कहने लगा, भाई ये तो लड़की है, इसे तो सोने दो, लेकिन हम दोनों को इसकी रखवाली करनी चाहिए। हम दोनों भी रात में नहीं सो सकते हैं, हम दोनों बारी बारी से सोएंगे ताकि इसकी पहरेदारी हो सके, कहीं कोई ऊंच नीच न हो जाए। लड़की जात है। दगड़ू कहने लगा, ठीक है तो पहले मैं सो जाता हूँ। वह आदमी कहने लगा, ठीक है। अब दगड़ू और वह लड़की सो रहे थे अलग अलग, और जो आदमी था वो पहरा दे रहा था। आधी रात होने पर उस आदमी ने दगड़ू को उठा दिया और फिर खुद सो गया। लड़की तो इस बारे में सोच कर ही उसे नींद नहीं आ रही थी कि कहीं उसका भाई उसे कोठे पर न बेच दे। वह सोई ही नहीं थी। दगड़ू ने मौका पाकर लड़की को इशारा किया और लड़की को लेकर रात में ही अपने गांव की तरफ निकल गया। सुबह होते ही वे गांव पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद दगड़ू ने उस लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों के बाद ही दगड़ू के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। दगड़ू बड़ा खुश था कि उसका वंश भी चल पड़ा है। अब ठगी का जो सिलसिला था वो जारी रहेगा, जो उनके दादा परदादा के ज़माने से चला आ रहा है। फिर 3 साल के अंदर ही दगड़ू के 3 बेटे हो गए। दगड़ू बड़ा खुश था अपने बेटों को देखकर, पर बदकिस्मती की 3 बेटों के जन्म के बाद उसकी पत्नी चल बसी। दगड़ू ने ही अपने बेटों को पाल पोस के बड़ा किया था, लेकिन वह उन्हें बचपन से ही ठगी की के बारे में बताया करता था और ठगी करने के नए नए तरीके उन्हें समझाता था। जब तक वे तीनों जवान हुए तो ठगी में माहिर हो गए थे, अपने पिता दगड़ू की तरह। दगड़ू अब बूढ़ा हो गया था। उसने सारे ठगी के तरीके अपने बेटों को बता दिए थे। अब उसके बेटे ही ठगी किया करते थे। एक बार उसके तीनों बेटे जो गांव की जमींदारनी थी उससे सोने से भरा हुआ लोटा ठग कर ले आए। यह देखकर दगड़ू बड़ा खुश हुआ कि अब तो तुम ठगी में बिल्कुल माहिर हो गए हो। सारे धन की जो है रखवाली दगड़ू करता था, क्योंकि दगड़ू ही घर में रहता था। उसके तीनों बेटे तो ठगी करने के लिए चले जाया करते थे। दगड़ू ने सारा जो सोना था वो अपनी चारपाई पर बिछी गोदड़ी के अंदर छिपा रखा था। किसी को उस बारे में कुछ पता नहीं था सिवाय दगड़ू के। अब दगड़ू एक दिन अपने बेटों से कहने लगा, अब तो तुम जो आदमियों को ठगने में माहिर हो गए हो, लेकिन आज मैं तुम्हें पशुओं की ठगी करने का एक और नियम बताता हूँ। फिर दगड़ू कहने लगा कि चलो मेरे साथ। वे जंगल के रास्ते चलने लगे। तभी आगे से उन्हें एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में गाय की रस्सी थी और वो गाय को कहीं ले जा रहा था। तब दगड़ू ने अपने तीनों बेटों से कहा कि देखो, अब मैं इस आदमी की गाय को बहुत कम मूल्य पर कैसे इससे खरीदता हूँ। तुम देखते जाओ कि पशुओं की ठगी कैसे की जाती है, पर जैसा मैं तुम्हें समझाऊँ तुम लोग वैसे ही करना। दगड़ू ने अपने तीनों बेटों से कुछ बातें कही। तीनों बेटों ने दगड़ू की हाँ में हाँ मिलाई। फिर कहा कि तुम लोग पीछे ही रहो, मैं जाता हूँ। दगड़ू आगे चल पड़ा, उसके बेटे पीछे ही थे। वह उस आदमी के पास पहुँचा। वह उससे कहने लगा, भाई तुम कौन हो और इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो? तब उसने कहा कि मैं पास के गांव का जाट हूँ और ये मेरी गायें हैं, इसी को मेले में बेचने के लिए जा रहा हूँ, जो एक गांव पार लगा हुआ है, कल रात ही लगा था।
तब दगड़ू उससे कहने लगा, अरे भाई, तुमने तो बहुत देर कर दी, अब तो अंधेरा होने वाला है और तुम्हारी गाय खरीदने के लिए अब मेले में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मेला तो अभी छूट चुका है। पशु वाले जिनके पशु बिक गए वे घर चले गए और जिन्होंने पशु खरीदे थे वे पशुओं को लेकर मेला छोड़कर चले गए हैं। अब तो मेले में कुछ ही भी नहीं है, गोबर ही गोबर तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा वहाँ जाना बेकार है। जाट मन में सोचने लगा कि कल रात तो पशुओं का मेला लगा था, एक ही दिन में कैसे बिछट जाएगा, अभी तो शाम भी नहीं हुई है। दगड़ू उससे कहने लगा, अगर तुम इस गाय को बेचना ही चाहते हो तो मुझे बेच दो, क्योंकि मैं मेले में गायें खरीदने गया था, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा सारे पशु बिक चुके थे। तब जाट ने कहा, अच्छा तो तुम मेरी गायें कितने में खरीदोगे? तब दगड़ू ने कहा, तुम ही बता दो। जाट ने कहा, तुम ही इसकी सही कीमत मुझे बता दो, क्योंकि जाट ने कभी कोई पशु नहीं बेचा था, पहली बार गाय को मेले में बेचने जा रहा था। दगड़ू ने ये गाय को आगे पीछे से अच्छे से देखा, उसके सींगों को पकड़कर देखा, ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे पशुओं के बारे में बहुत ज्ञान है। फिर वह जाट से कहने लगा, भाई तुम्हारी गाय जो है ज़्यादा अच्छी नस्ल की तो नहीं है, मैं इसके तुम्हें 10 रुपये ही दे सकता हूँ। यह बात सुनकर जाट चौंक गया कि एक गाय भला 10 रुपये में कैसे आ सकती है। जाट ने कहा कि नहीं भाई, मैं इसे तुम्हें नहीं बेचूंगा, तुम तो इसकी बहुत कम कीमत लगा रहे हो। दगड़ू ने कहा, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो दगड़ू यह कहकर आगे निकल गया। जाट फिर अपने रास्ते चलने लगा। जब प्लान के मुताबिक दगड़ू का बड़ा बेटा वहाँ आ गया, उसने भी जाट से कहा कि क्या तुम गाय बेचना चाहते हो? जाट ने कहा हाँ। तो दगड़ू के बेटे ने भी उसकी 10 रुपये कीमत लगाई और कहा कि 10 रुपये से ज़्यादा की कीमत तुम्हारी गाय की नहीं है, अगर तुम देना चाहो तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। जाट ने उसे भी मना कर दिया। इस तरह से बारी बारी से दो और दगड़ू के बेटे जो थे किस जाट के पास गायें खरीदने के लिए ग्राहक बनकर आए और मोल केवल 10 रुपये ही लगाया दगड़ू ओ की तरह। अब जाट सोचने लगा कि 4 लोग रास्ते में मिले, उन्होंने मेरी गाय की कीमत 10 रुपये लगाई है, शायद ये लोग सही कह रहे हैं, मेरी गाय 10 रुपये की ही होगी, जभी तो सभी लोग एक सी कीमत बता रहे हैं। फिर थोड़ी देर में जाट जो है दगड़ू के छोटे बेटे से कहने लगा, तो ठीक है, तुम मुझे इसके 10 रुपये ही दे दो, मैं अपनी गाय तुम्हें बेच दूंगा। जाट ने अपनी गाय दगड़ू के छोटे बेटे को 10 रुपये में बेच दी और पैसे लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा। उसके जाने के बाद चारों बाप बेटा इकट्ठा हो गए और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तब दगड़ू कहने लगा, देखा तुमने कैसे मैंने ये गाय उस जाट से ठग ली है। इस गाय की कीमत कम से कम 400-500 रुपये होगी और हमने इसे 10 रुपये में खरीद लिया। कैसे उसको ठगा है वो भी याद रखेगा। फिर चारों गाय को लेकर अपने घर चले गए। उधर जाट भी खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर जाट की पत्नी ने कहा कि क्या गाय को बेच आए? तब जाट कहने लगा, हाँ बेच आया। उसकी पत्नी ने पूछा, सही दाम पर भी बेचा या ऐसे ही बेच आए? जाट कहने लगा, हाँ, मैंने कई लोगों से पूछकर ही उसे सही दाम पर बेचा है, क्योंकि रास्ते में मुझे 4 लोग मिले थे, उन चारों ने एक ही कीमत गाय की लगाई, तो मैंने सोचा कि गाय की इतनी ही कीमत होगी, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। जाट की पत्नी कहने लगी, कितने में बेचा बताओ तो सही।
जाट ने 10 रुपये जेब से निकाल कर जाटनी के हाथ में रख दिए और कहा कि 10 रुपये में बेचा है। यह सुनकर जाटनी हैरान हो गई, कहने लगी, 10 रुपये में कभी गायें आती है क्या? गाय की कीमत तो 400-500 रुपये थी और तुम 10 रुपये में गाय को बेच आए हो। तब उसने सारी बातें जो उसके साथ घटी थी रास्ते में जाते हुए बता दी। तब जाटनी समझ गई कि ज़रूर वे चारों माने हुए ठग थे। उन्होंने जाट को ठग लिया है और 10 रुपये में गाय लेकर चले गए हैं। जाटनी जाट से कहने लगी, वे चारों ठग थे और तुम्हें ठग कर चले गए, तुम्हें पता भी नहीं चला, वे सब मिले हुए थे। जाट कहने लगा, अब हम क्या करें, हमारी तो गाय भी चली गई है। जाटनी कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं भी जाटनी हूँ, उन ठगों को ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि वो भी क्या याद रखेंगे कि एक जाटनी से पाला पड़ा है, बस तुम मेरा साथ देना। जाटनी ने जाट के कान में कुछ बातें कही। शाम भी हो गई थी। जाटनी ने कहा, अब तो सो जाते हैं, सुबह उस ओर चलेंगे जहाँ पर वो चारों आदमी तुम्हें मिले थे और जो मैंने तुम्हें समझाया है, आगे सब वही करना। दूसरे दिन सुबह जाटनी जो है गांव से निकलकर उस ओर चल पड़े जहाँ पर जाट को वे चारों ठग बारी बारी से मिले थे। जाट ने बता दिया कि यहीं पर वे चारों थोड़ी थोड़ी दूरी पर मुझे मिले थे। तब जाटनी ने कहा, तो ठीक है, अब तुम यहीं कहीं आसपास छुप जाओ और मेरे इशारे का इंतज़ार करना। जब मैं इशारा करूं तभी तुम सामने आना, पर तुम मुझ पर नज़र बनाए रखना और मेरा पीछा करते रहना। लेकिन छुपकर जाट ने कहा, ठीक है। अब जो जाट था ऐसी जगह पर छुप गया जहाँ से वो किसी को दिखाई न दे, पर जाटनी उसे दिखाई दे रही थी। जाटनी थोड़ी देर के बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वे चारों जो ठग थे वहाँ से गुजर रहे थे कि कोई और नया बकरा आज हाथ लग गया तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तभी उन्होंने जाटनी के रोने की आवाज़ सुनी। दगड़ू अपने बेटों से कहने लगा, ऐसा लगता है कोई औरत रो रही है। उसके बेटे कहने लगे, हाँ पिताजी, वो देखिए वहाँ पेड़ के नीचे बैठी हुई एक बहुत ही खूबसूरत औरत रो रही है। दगड़ू ने देखा तो कहने लगा, ये तुम तो सही कह रहे हो, औरत तो बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन वह इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है? फिर दगड़ू के दिमाग में आइडिया आया। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि अगर यह अपने पति से लड़ झगड़ कर यहाँ आई होगी तो तुम बहला फुसला कर उसे यहाँ ले आना। उसके बाद मैं उसे समझा बुझा कर उसकी शादी तुमसे करा दूंगा। दगड़ू का बड़ा बेटा कहने लगा, ठीक है पिताजी। दगड़ू का बड़ा बेटा जो है जाटनी के पास पहुँचा। उसे देखकर जाटनी समझ गई थी कि ये ठग ही है, क्योंकि जाटनी को इशारा कर दिया था। फिर जाटनी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो दगड़ू के बड़े बेटे ने पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? जाटनी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने तो उससे जेवर ही मांगे थे, बाकी और कुछ तो मांगा नहीं था। क्या वो मेरे थोड़े शौक भी पूरे नहीं कर सकता? वह तो बिल्कुल फक्कड़ है और शराबी है। शराब में तो बहुत सा पैसा खर्च कर देता है, लेकिन मेरे लिए न तो कुछ अच्छा खाने को लाता है और न ही मेरे लिए जेवर बनवाता है। इसलिए उसने क्या मुझे निकाला, मैंने ही उसे छोड़ दिया। लेकिन तब तो मैं उसका घर छोड़कर आ गई, लेकिन मेरा तो कोई अपना है भी नहीं। अब मैं कहाँ जाऊंगी, यही सोचकर मैं रो रही हूँ। दगड़ू का बड़ा बेटा कहने लगा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे पति से तो ना होना ही अच्छा है, तुम दूसरी शादी कर लेना। तब जाटनी मन में सोचने लगी कि यह तो मेरे झांसे में फंस गया है।
जाटनी कहने लगी, शादी तो मैं कर लूँगी, लेकिन शादी के लिए कोई अच्छा इंसान भी तो होना चाहिए। अगर दूसरा भी मेरे पति की तरह शराबी और जुआरी निकला तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दगड़ू का बड़ा बेटा कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। तब जाटनी कहने लगी, ठीक है, पर तुम्हारे घर में कौन कौन है? दगड़ू का बेटा कहने लगा, हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझसे छोटे 2 हैं और मेरे पिताजी ही बस घर में हैं और बाकी कोई नहीं है। तुम हमारे घर चलो। जाटनी उसके साथ होली। घर पहुंचकर उसने चारों को देखा तो समझ गई ये चारों वही हैं जिसने जाट को ठगा था। फिर वह जोर जोर से फिर रोने लगी। दगड़ू कहने लगा, बेटा रो मत, जो हुआ सो हुआ, तू दूसरी शादी कर लेना। तब वह कहने लगी, एक दूसरी शादी तो मैं करूँगी, लेकिन अब की बार सोच समझ कर करूँगी। दगड़ू कहने लगा, ठीक है, तुम मेरे बड़े बेटे से शादी कर लेना। तब वह कहने लगी, पहले मैं तुम्हारे घर के हालात देखूँगी, फिर ही कोई निर्णय करूँगी। दगड़ू ने कहा, ठीक है। जाटनी जो है सारे घर में घूम फिर कर देखाई और आकर दगड़ू से कहने लगी, मैं तुम्हारे बेटे से शादी नहीं कर सकती हूँ। दगड़ू कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? जाटनी कहने लगी, जिसके घर में न जलाने के लिए चूल्हे में लकड़ी है और न ही घर में खाना पकाने के लिए राशन हो, वह तो फक्कड़ इंसान ही होगा। भला उसे शादी करके मैं कौन सा सुख पा लूँगी? दगड़ू कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम घर में 4 आदमी ही हैं, घर संभालने के लिए कोई औरत तो है नहीं, इसलिए घर बिखरा सा पड़ा है और खाने पीने का सामान हम बाहर से ही ले आते हैं, इसलिए घर में ये चूल्हा तो जलता ही नहीं, फिर लकड़ी क्यों लेकर आए? तब जाटनी कहने लगे, लेकिन अब जब मैं इस घर में आ गई हूँ तो पहले मुझे चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ चाहिए और घर में राशन का सामान खाना बनाने के लिए चाहिए। दगड़ू ने कहा, ठीक है, सारा सामान आ जाएगा। दगड़ू ने अपने बड़े बेटे से कहा, कुल्हाड़ी लेकर जाओ और जंगल से सूखी लकड़ियां ले आओ और अपने दोनों छोटे बेटों से कहा कि तुम दोनों बाजार जाओ और राशन का सारा सामान ले आना। तब जाटनी कहने लगी, राशन के सामान के साथ कुछ मिठाइयाँ भी ले आना, मेरा गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा है। दगड़ू ने कहा, ये जो कह रही है वो मिठाइयाँ भी ले आना। दगड़ू ने उन दोनों को पैसे दे दिए। अब जो दगड़ू के 3 बेटे थे, एक तो जंगल चला गया और 2 बाजार में सामान और मिठाई खरीदने चले गए। तब जाटनी दगड़ू से कहने लगी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे गहनों का बड़ा शौक़ है, गहनों के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। तुम्हारे घर में पैसा तो है ही नहीं, फिर तुम्हारा बेटा मेरे लिए गहने कहाँ से बनवाएगा? मैं तुम्हारे फक्कड़ बेटे से शादी नहीं कर सकती हूँ। तभी दगड़ू कहने लगा, तुम्हें दिख ही हम फक्कड़ रही हैं, लेकिन हम फक्कड़ नहीं हैं, हमारे पास बहुत धन है। जाटनी कहने लगी, धन है तो कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? मुझे तो कहीं नहीं दिखा घर में। तभी दगड़ू कहने लगा, अच्छा तो तू धन ही देखना चाहती है तो देख। यह कहकर दगड़ू पलंग से उठ गया और उसने अपने पलंग की जो गुदड़ी झड़का कर उसे दिखाई तो उसमें से बहुत से रुपए, पैसे, सोने चांदी के सिक्के ये उसे दिखाए जो झड़कर नीचे पड़े थे। यह देखकर जाटनी मन में बड़ी खुश हुई। फिर दगड़ू कहने लगा, देखा तुमने, हमारे पास कितना धन है, लेकिन हम अपने धन को छिपा कर रखते हैं। फिर दगड़ू ने वापस सारा पैसा, सोने चांदी के सिक्के अपनी गोदड़ी की पोटली में बांधकर अपने सिरहाने रख लिए। फिर जाटनी कहने लगी, ठीक है, तो
अब मैं तुम्हारे बेटे से शादी करूँगी। अब काफ़ी देर हो गई थी। दगड़ू के तीनों बेटे काफ़ी दूर चले गए थे घर से। तभी जाटनी ने दरवाज़े बाहर के दरवाज़े पर जाट कर जो जाट उसका पीछा करते हुए वहीं आसपास छिपा हुआ था। जाटनी ने जाट को देखा तो उसे अंदर आने का इशारा कर दिया। उसका इशारा पाते ही जाट घर के अंदर पहुंच गया। जाट को देखकर दगड़ू हैरान हो गया। तब जाटनी कहने लगी, अच्छा तो तुमने इसे पहचान लिया। दगड़ू कहने लगा, ये तो वही है जिसकी गाय हमने ठगी थी। जाटनी कहने लगी, मैं इसी की पत्नी हूँ और जाटनी हूँ। अब तुम देखो जाटनी का कमाल। जाटनी ने एक बड़ा सा डंडा लेकर दगड़ू की कड़ में 10 डंडे जमा दिए और कहा कि अब बताओ, क्या गाय की कीमत 10 रुपये थी? वह तो 400-500 की गाय थी। तुमने जाट को मूर्ख बनाकर उससे गाय को ठग लिया। कहीं गाय भी 10 रुपये में आती है? फिर जाटनी दोबारा उस पर डंडे बरसाने लगी और कहने लगी, ये तो मेरी गाय जो तुमने 10 रुपये में खरीदी थी, ये ठगी में उसकी वसूली थी। अब फिर डंडे लग रहे थे तो जाटनी कहने लगी, अब तुम्हें पता चलेगा कि जाटनी में कितनी हिम्मत होती है। आगे से जाटनी से पंगा नहीं लोगे। फिर थोड़ी देर के बाद जब दगड़ू घायल हो गया तो जाटनी ने जाट से कहा कि इसकी गोदड़ी की पोटली में बहुत सारा धन है। सारा धन जाट ने उठा लिया। फिर जाटनी दगड़ू से कहने लगे, ये तो मूल था, हम ब्याज वसूलने फिर दोबारा आएंगे। अपने बेटों से कह देना। यह कहकर दोनों वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद दगड़ू के बेटे वहाँ आ गए। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर पूछा तो दगड़ू ने सारी बात बता दी कि जिस जाट की गाय हमने 10 रुपये में ठगी थी, वह जाट और उसकी पत्नी आए थे। उन दोनों ने ही मेरी ये हालत की है। दोनों ने मुझे धोबी की तरह धोया है। मेरे शरीर पर जगह जगह जख्म हैं जो दर्द दे रहे हैं। अगर इनका जल्दी से इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। पहले किसी वैद्य को बुला कर लाओ। दगड़ू का बड़ा बेटा थोड़ी देर में ही वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने जब दगड़ू को देखा तो कहने लगा, इसे तो जिसने भी मारा है धोबी की तरह पटक पटक कर मारा है, जैसे धोबी कपड़े धोता है। जिसने भी इसे मारा है उसे ऐसे ही धो दिया है। अगर इसका जल्दी इलाज नहीं हुआ तो ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। दगड़ू के बेटे कहने लगे, तो इलाज बताइए, वो कैसे होगा? तब वैद्य कहने लगा कि यहाँ से 5 कोस दूर एक बरगद का पेड़ है, उसकी छाल लेकर आओ। उसकी दवा बनाकर उसका लेप मैं इसके जख्मों पर लगाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा। दगड़ू के तीनों बेटे कहने लगे, हम अभी जाते हैं और छाल लेकर आते हैं। तीनों छाल लेने चले गए। उनके जाने के बाद वैद्य ने दाढ़ी उतार दी। तो दगड़ू ने देखा तो वह तो वही जाट था। जाट कहने लगा कि मैं अब ब्याज लेने आया हूँ। मेरी पत्नी ने जो गुलाब जामुन तुम्हारे बेटों से मंगवाए थे वे कहाँ रखे हैं? चुपचाप बता दे। मेरी पत्नी का मिठाई खाने का बड़ा मन हो रहा है। दगड़ू कहने लगा, मुझे और मत मारना, ये सारी मिठाइयाँ यहाँ रखी हैं, अभी किसी ने नहीं खाई है। जाट ने सारी मिठाइयाँ ले ली और जो भी और बाकी सामान वो लेकर आए थे वो सारा लेकर वहाँ से जब जाने लगा तो दगड़ू से कहने लगा, अपने बेटों से कहने देना या तो वो सुधर जाए और लोगों को ठगना छोड़ दे, नहीं तो उनका भी यही हश्र होगा जो तुम्हारा हुआ है। यह कहकर जाट वहाँ से चला गया। इतनी देर में तीनों दगड़ू के बेटे आ गए तो दगड़ू ने सारी बात उन्हें बता दी कि जो वैद्य था वो जाट ही था और उसने कहा है, अगर तुम लोगों ने ठगी करना नहीं छोड़ा तो वह तुम तीनों का भी ऐसा ही हश्र करेगा जैसा मेरा किया है। मेरी बात मानो तो ठगी करना छोड़ दो।
दगड़ू के बेटे कहने लगे, हम क्या कोई कम हैं, किसी से डरते हैं। उस जाट को सबक सिखाएंगे। अभी उसके घर जाते हैं और बीवी बच्चों के साथ उसको पीट कर आते हैं। दगड़ू ने बहुत मना किया लेकिन तीनों नहीं माने। वे जाट के घर पहुंच गए। जाट के घर उस समय न तो जाटनी थी और न ही जाट था। जाट खेतों पर गया था। उसके घर में एक मोटी सी लड़की थी। उसे देखकर वे कहने लगे, कहाँ गए जाट जाटनी। उन्हें उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे पिता को धोबी की तरह धोआ। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जो लड़की थी वो जाट की बहन थी और पहलवान थी। जब उसने उन तीनों को देखा तो समझ गई कि ये वही ठग के बेटे हैं जिन्होंने उनके भाई को लूटा था। उसने तीनों को एक पटकी में चित कर दिया और उनके ऊपर बैठ गई। तीनों का कचुम्बर निकल गया क्योंकि वह बहुत मोटी तगड़ी थी और ऊपर से पहलवान थी। गुस्से लात से उनकी खूब खातिरदारी करी। वे हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे, बहन हमें छोड़ दो। इतनी ही देर में जाट जाटनी भी घर आ गए। तब जाट जाटनी ने उन तीनों को देखा तो कहने लगे, ये तीनों यहाँ क्या करने आए थे। तब वह कहने लगे, भाभी ये हम लोगों को पीटने आए थे पर मैंने तो इन तीनों की चटनी बना दी। तब वे कहने लगे, हमें माफ़ कर दो बहन, हमें छोड़ दो। फिर वह कहने लगी, तुमने मुझे बहन ही कहा है तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन बहन को कुछ दिया जाता है भाई की तरफ से। वे कहने लगे, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। वह कहने लगी, है क्यों नहीं, तुम्हारे हाथ और पैर तो है, एक एक हाथ और एक एक पैर मुझे दे दो। यह कहकर जो पहलवान जाटनी थी उसने उन तीनों के एक एक हाथ और एक एक पैर तोड़ दिए। तीनों लंगड़ाते और टुंडे हाथ को लेते हुए अपने घर पहुँचे। जब दगड़ू ने बेटों की ये हालत देखी तो कहने लगे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था जाट से पंगा मत लेना। तीनों दगड़ू से कहने लगे, पिताजी आज के बाद हम कभी ठगी नहीं करेंगे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।